विजेता एकेडमी के इस YouTube मंच पर मैं राहुल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हमने एसएससी जीडी के लिए जो जनरल स्टडीज और जीके के क्वेश्चंस होते हैं उसकी तीसरी कड़ी लेकर आया हूं। तो आज हम पार्ट थर्ड में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओवर 50 क्वेश्चंस देखेंगे हम जो इंडियन जीएस से संबंधित है। केवल उद्देश्य हमारा उन प्रश्नों का उत्तर जानना नहीं है, बल्कि जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उनको भी देखेंगे। साथ ही हमारा प्रयास होगा कि आप सभी में एक क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो सके। कुछ रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगा और साथ ही जब आप पढ़ें तो उन प्रश्नों को आप इंडिकेटिव रूप में पढ़ें कि अगर कोई बुक्स एंड ऑथर से कई प्रश्न आ रहे हैं तो इसका मतलब कि बुक्स एंड ऑथर एक ऐसी थीम होती है जिससे एसएससी की परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरह से महापुरुषों के जीवन से संबंधित कुछ बातें होती हैं तो उससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उन्हीं चीजों को देखते समेटते हुए आज का ये जो हमारा सेशन है वो उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी एसएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की है। तो आइए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है, तो आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो तो ये जो सेशन है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न को देखेंगे, अपना स्वयं से उत्तर को मार्क करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब एक्सप्लेनेशन हमारे द्वारा दिया जाएगा तो उन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और पेन पेपर के साथ नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर बताना नहीं है, बल्कि एक प्रश्न को लेके जितने भी अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं संभावित रूप से इस सीमित समय में, वो बताना हमारा उद्देश्य है। आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेयर डिड गौतम बुद्धा डाइड? भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु एक स्थान है कुशीनगर। इसी को प्राचीन समय में कुशीनारा कहा जाता था। गौतम बुद्ध की मृत्यु इस स्थान पर हुई, कुशीनगर नामक स्थान पर। अब ये समझते हैं कि गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के राजा थे सुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। सबसे पहले उन्होंने जब गृह त्याग किया तो बौद्ध धर्म में इस समय को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं या इंग्लिश में ग्रेट रिनाउंशिएशन कहते हैं। उसके बाद वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें बुद्धत्व या संबोधि की प्राप्ति हुई। तो उस चरण को, इस घटना को बौद्ध धर्म में एनलाइटनमेंट कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया तो उस उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। और जब उन्होंने अपना ये जो सांसारिक देह है उसको त्याग दिया तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो उद्देश्य हमारा ये था कि भगवान बुद्ध के एक प्रश्न मृत्यु कहाँ हुई उससे संबंधित कुछ आसपास के प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको बताना है। वर्तमान में ये कुशीनगर स्थान मॉडर्न उत्तर प्रदेश में है। आइए आगे देखते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी एक पुस्तक है और इस पुस्तक के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी पुस्तक के रचनाकार थे पाणिनि। पाणिनि ने
संस्कृत व्याकरण लिखी, और संस्कृत व्याकरण को ही अष्टाध्यायी कहते हैं, तो उसके रचनाकार थे पाणिनि। आगे देखते हैं, सिकंदर महान के गुरु थे। सिकंदर को इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता था। सिकंदर महान के गुरु का नाम था अरस्तु। ये एक महान चिंतक, दार्शनिक, महान जीव विज्ञानी यूनान के थे। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। अरस्तु विभिन्न ज्ञान की विभिन्न शाखाओं और विधाओं को जानते थे, तो अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। ऐसी कथा चलती है कि जब विश्व विजेता सिकंदर अपने विश्व विजय के मार्ग पर निकलता है, तो उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरु, आपने हमें ज्ञान दिया, इतना शक्तिशाली, सक्षम बनाया, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? तो गुरु कहते हैं कि जब तुम भारत जाओगे, आर्यावर्त जाओगे, तो वहां से एक गुरु लेकर आना, वहां गुरु बहुत अच्छे मिलते हैं। सिकंदर महान एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही कम आयु में संसार विजय पर निकला। एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है हाइडेस्पीस का युद्ध, और इस युद्ध में सिकंदर की लड़ाई राजा पोरस से हुई। राजा पोरस उस लड़ाई में हार गए, लेकिन जिस पराक्रम और जिस शौर्यवीरता के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके कारण, उसको देखते हुए सिकंदर महान ने उनका विजित राज्य लौटा दिया। तो झेलम नदी के किनारे वो युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध, कहा जाता है कि उस युद्ध के पश्चात इतनी ज्यादा उसकी सेनाएं थक गई थी और युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया उसकी सेनाओं ने। सिकंदर वापस अपने देश लौट रहा था, तो बेबीलोनिया, जिसको बेबीलोन भी कहते हैं, वहां उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रश्न का ये कुछ एक्सप्लेनेशन था। कैलीग्राफी को उर्दू में कहा जाता है खुशनवीशी। कैलीग्राफी को खुशनवीसी कहा जाता है, और जो कैलीग्राफर होता है उसको खुशनवीस कहा जाता है या खुशखत कहा जाता है। खुशनवीशी या तो उनको खाते खुशखत, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, जो बहुत सुंदर अंदाज में किसी भी लिखी हुई चीज को, चाहे प्रिंटेड मटेरियल हो, चाहे लिखी हुई चीज या पांडुलिपि हो, उन चीजों को दूसरी चीज में उतारता है हूबहू देखकर, तो वो चीज है कैलीग्राफी या खुशनवीसी। यानी बहुत सुंदर लिखने की जो कला है उसी को खुशनवीसी या कैलीग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य एक पुस्तक है जो अपने आप में एक टिप्पणी है संस्कृत व्याकरण की, जो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित है, उसी पर एक टीका है महाभाष्य। और महाभाष्य के रचनाकार हैं महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि को महाभाष्य का रचनाकार कहा जाता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन बदल के आता है कि महाभाष्य कृति किसके द्वारा रचित है, तो भी उत्तर होगा महर्षि पतंजलि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, किस शिक्षा केंद्र से संबंधित थे? तो कौटिल्य जिस शिक्षा के केंद्र से संबंधित थे, वह शिक्षा का केंद्र अपने आप में एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, और वो जगह थी तक्षशिला। भारत के उत्तर पूर्व में तक्षशिला स्थित थी, और तक्षशिला अपने आप में ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। वहां से इन्होंने कौटिल्य, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, यानी इन्हीं के अन्य नाम हैं विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। कौटिल्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत भारत का महान सम्राट बनाने में एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तो वे तक्षशिला एक ज्ञान का केंद्र था। और किस प्रकार के ज्ञान का केंद्र था? तो नालंदा जैसी वो विश्वविद्यालय नहीं थी, वो आज के समय की एक कोचिंग इंडस्ट्री जैसी थी। यानी अपने आप में एक कोचिंग संस्थान था, जहां शिक्षक अपने छात्र को पर्सनल केयर करके उनके हर
पहलू को देखते हुए उनको आगे बढ़ाते थे। तो यहाँ से संबंधित थे कौटिल्य, चाणक्य। अगला प्रश्न है चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? चरक वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ, तो चरक दरबारी चिकित्सक थे कनिष्क के। कनिष्क एक महान कुषाण वंश का प्रतापी राजा हुआ। कनिष्क जिस राजवंश से संबंध रखता था वह राजवंश था कुषाण। आगे बढ़ते देखते हैं व्हाट इज मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है। यह पुस्तक क्या है? इसका अर्थ होता है ये एक बौद्ध धर्म की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिससे बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। मिलिंद पन्हो एक ऐसी पुस्तक है जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या? मिलिंद के प्रश्न, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। इसी व्यक्ति का एक राजा था मिलिंद, इसी का नाम था मेनांडर। तो मिलिंद पन्हो में उस बात का जिक्र है जब मेनांडर और एक बौद्ध संत, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच की जो चर्चा है, संवाद है, वही मिलिंद पन्हो का विषय वस्तु है। तो मिलिंद पन्हो में क्या लिखा है? नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षुक था और मेनांडर जो कि एक राजा था, उसी का अन्य नाम है मिलिंद। तो मिलिंद प्रश्न पूछता जाता है नागसेन से और नागसेन उत्तर देता है और उन्हीं के बीच के जो डायलॉग है, जो संवाद है, उसी को पुस्तक का रूप दिया गया है। यही मिलिंद पन्हो कहा जाता है। बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है। आगे देखते हैं गंधार कला शैली किस काल में विकसित हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि गंधार कला शैली का विकास गंधार कला शैली का विकास सबसे ज्यादा विकास जो हुआ वो कुषाण काल में हुआ। कुषाण राजवंशों का जब राज था तो उस समय गंधार कला शैली का विकास हुआ। पहली से 5वीं सदी तक इसका विकास हुआ। गंधार कला शैली के बारे में जानेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात बताया था कि गंधार कला शैली पर जिस स्थान का सबसे ज्यादा प्रभाव था वो था ग्रीस और रोम, यानी रोम और यूनान के प्रभाव देखने को मिलते हैं। यानी भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई थी उन मूर्तियों में ज्यादातर भगवान बुद्ध को वहां के जो राजा थे, चाहे वो आल्पस हो या जुपिटर हो, ये सन गॉड हो, ज्यूस हो, तो जिस तरह से यूनान के उस समय के भगवान ज्यूस को दिखाया जाता था, उसी प्रकार का रूप भगवान बुद्ध को दिखाया जाता था। एकदम नौजवान स्वरूप में, बाल एकदम घुंघराले थे लेकिन बालों में जूड़ा लगाया हुआ था, मजबूत कद काठी, बहुत ही हैंडसम फिगर, कुछ मूछें नहीं है और बहुत सुंदर जादुई स्वरूप में दिखाया जाता था। और देह का जो रंग है उनका वो अक्सर सुनहरे रंगों में दिखाया जाता था। तो ऐसी ही बहुत सारी उनकी मूर्तियां देश भर में देखने को मिल जाती हैं। Who was the greatest ruler of सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन वंश का महानतम राजा कौन था? सातवाहन वंश का महानतम राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसका जो समय है वो 106, अब एडी नहीं लिखते, अब लिखते हैं सी, यानी कि कॉमन एरा, यानी 106 सी से लेकर 130 सी तक का जो समय काल था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी का था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अब सातवाहनों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो सातवाहन थे आज के आधुनिक आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में
राज करते थे। मौर्य राजवंश की समाप्ति के बाद इन्होंने उस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक उपाधि धारण किया था। उस उपाधि को कहते हैं एक ब्राह्मण उपाधि धारण की गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। सातवाहन राजवंश के राजा अपने नाम के पहले पिता का नाम नहीं, अपनी मां का नाम रखते थे। ये उस वंश की विशेषता थी। यानी कि जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। यानी महिलाओं की जो स्थिति थी सातवाहन राजवंशों में, वो पहले और बाद के समय में महिलाओं की स्थिति से कहीं बेहतर थी। और बहुत गौरव मानते थे कि राजा अपने मां के नाम को पहले, जैसे यज्ञ श्री सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई, ये सब सातवाहन राजवंशों के अन्य राजाओं के नाम हैं। आइए देखते हैं आगे। नेम द टू लिटरेरी फिगर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल के दौरान दो साहित्य के महान जो पुरुष है, विभूति थे, उनके नाम बताइए। तो साहित्य के क्षेत्र में दो महान विभूतियों के नाम बताने हैं जो कनिष्क के शासनकाल में थे। ये जो साहित्य के महान विभूति हैं यानी व्यक्तित्व या हस्ती, वो कौन कौन थे? एक जिनको कहते हैं वसुमित्र, दूसरे अश्वघोष और तीसरे नागार्जुन। अब देखिएगा कनिष्क के शासनकाल में इन तीन महान हस्तियों के बारे में नाम लिखे हैं मैंने। ये तीनों महान हस्तियों की अपनी अपनी बहुत बड़ी रचना है और इस काल में बौद्ध धर्म का अत्यंत विकास हुआ। बौद्ध धर्म का अति विकास हुआ इस दौरान। इन तीनों महान विभूतियों की अपनी अपनी रचना है। जैसे वसुमित्र की रचना है महाविभास शास्त्र, वसुमित्र की रचना है महाविभास शास्त्र। तो नागार्जुन की रचना है मध्यमिका सूत्र और इन्हीं की रचना है, नागार्जुन की रचना है शून्य सप्तशती, शून्य सप्तशती। तो अश्वघोष बौद्ध धर्म का एक महान विद्वान था जिसने एक कालजयी रचना लिखी, बहुत बड़ी लेवल की रचना लिखी। उसकी रचना का नाम है बुद्ध चरित। तो इनकी रचना है अश्वघोष की बुद्ध चरित। वसुमित्र की रचना थी महाविभास शास्त्र और मध्यमिका सूत्र और शून्य सप्तशती, ये एक पुस्तक लिखी नागार्जुन ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। भारत में किस राजवंश ने सोने के सिक्के जारी करना शुरू किया? सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में जारी करने शुरू किए जिन राजवंशों ने, वो राजवंश था कुषाण राजवंश। कुषाण वंश ने सोने के सिक्के जारी करने शुरू किए। कुषाण राजवंशों में विशेष तौर पर जिसने सोने के सिक्के जारी किए वो था वीमा कार्डफिसिस। वीमा कार्डफिसिस। लेकिन जिस समय सोने के सिक्कों की शुद्धता बहुत अधिक बढ़ गई वो राजा था कनिष्क, जहां सोने शुद्ध, एकदम शुद्ध सोने के सिक्के थे। सिक्कों की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा और अच्छे निखर के सामने आई। 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शिक्षा के सबसे पुराने केंद्र या स्थान का नाम बताइए। तो भारत में शिक्षा के सबसे पुराने केंद्र और या स्थान का नाम है नालंदा। नालंदा एक महान विश्वविद्यालय था। नालंदा एक अति प्राचीन विश्वविद्यालय था जहां पूरी दुनिया में ये प्रतिष्ठित ज्ञान का केंद्र, दुनिया भर की विषय वस्तुएं पढ़ाई जाती थी, विज्ञान से लेकर, दर्शन से लेकर, सामाजिक अध्ययन से लेकर, इतिहास से लेकर और शास्त्रों की जानकारी।
ये अपने आप में एक आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा वॉज अ रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। अन्य जो शिक्षा के पुराने केंद्र भारत में स्थित थे वे थे तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब स्थान है शिक्षा के केंद्र थे। सिल्वर कॉइन्स इन गुप्ता पीरियड वेयर नॉन एज, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को जिस नाम से जाना जाता था वह था रूपक। आइए देखते हैं आगे, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप संबंधित है फुटबॉल से। एक और बात 14 नंबर क्वेश्चन में बताऊंगा, आज हमारे देश का जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है रुपया। बहुत सारे राजवंशों ने, चाहे वो बात करूं शेरशाह सूरी की, चाहे गुप्त काल की बात करूं, चाहे दिल्ली सल्तनत के समय की बात करूं, ये जो रुपया है वो हमेशा से रहा है और ये मतलब मुहर के रूप में या एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ करेंसी के रूप में हमेशा रही है। सुब्रतो कप के अलावा बहुत सारे ऐसे फुटबॉल के ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब जो जैसे सैफ फुटबॉल, ये जो ट्रॉफीज है वो ट्रॉफी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप यहां से यहां तक जो प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न को बहुत सोच समझ के लिया गया है, स्पेस भी लिया है हमने। अब आपका दायित्व तो बनता है कि घर जाकर एक टॉपिक को लिखेंगे कि जिन खेलों से संबंधित जो ट्रॉफीज होती है उन ट्रॉफीज को लिखना। मेरी समझ से एक अच्छा शिक्षक या अच्छा इंस्टीट्यूशन वो होता है जो अपने छात्रों को सबल बनाए, सक्षम बनाए, उन छात्रों के लिए कभी भी बैसाखी ना बने। मैं बहुत सारे टीचिंग इंडस्ट्री में किसी के प्रति कोई दुर्भावना या दुराव नहीं है, लेकिन एक ऐसी भावना अंदर से आनी चाहिए, ऐसी ईमानदारी आनी चाहिए कि अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए, अपने निज स्वार्थों की पूर्ति के लिए कभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जितना इंटायर मटेरियल जो उनके पास है वो बच्चों को दे दे जिससे उनका जीवन में उनका भला हो सके। कभी आपके ऊपर वो बैसाखी बनकर ना रहे, वो सेल्फ रिलायंट बने। अल्टीमेटली ये देश हमारा है और बच्चे उस भावी भविष्य के कर्णधार हैं। तो without creating any sort of controversies, we need to have the balls in our own body such that it's not about just one or specialization in one or two subjects. It's about the honesty and the caliber of the mentor and teacher that becomes instrumental in the life of students. आगे देखते हैं, फ्रॉम वेयर डिड चेस ओरिजिनेट। ये जो चेस है, शतरंज, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो चेस शतरंज खेल है, जाहिर सी बात है कि दुनिया के कई देश बोलेंगे हमारे देश से। जिस तरह से योग को लेकर लोग डंका पीटने लगते हैं कि योग तो हमारे यहाँ से शुरू हुई, तो शतरंज जहां से उद्धृत है, जहां से लिया गया है, जहां शुरू हुई, वो जगह है हमारी जननी भारत माता। यहां से शतरंज उत्पन्न हुआ। यही देखिए पूरी दुनिया में आज पुरुष हो या महिलाएं हो, सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर भारत में है। दुनिया में चेस की कहीं भी स्पर्धा होती है, भारत अपनी एक अमिट छाप जरूर छोड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप हॉकी के खेल से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेम द क्रिएटिव आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट, यानी उस क्रिएटिव आर्ट का नाम बताइए जिस आर्ट से एक महान कला की एक महान एक्सपोनेंट, द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ आर्ट सोनल मानसिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सोनल मानसिंह कला के किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? तो सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से जुड़ी है। 2 शास्त्रीय नृत्यों में इनकी पारंगतता थी, एक भरतनाट्यम और एक ओडिसी। आगे देखेंगे, पद्मा सुब्रमण्यम इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य के स्वरूप से संबंधित थी? तो पद्मा सुब्रमण्यम जी
नृत्य की किस विधा से संबंधित थी? तो नृत्य की विधा का नाम है भरतनाट्यम, जिससे पद्मा सुब्रमण्यम जी का संबंध था। भारत के कुछ प्रतिष्ठित चित्रकारों के नाम बताइए। भारत के कुछ प्रतिष्ठित चित्रकारों के नाम मैं बता रहा हूं, उसको नोट करेंगे। आधुनिक समय में भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे मॉडर्न इंडियन पेंटर्स, जैसे राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, जेमिनी रॉय, नंदलाल बोस और मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन। नोट करते चलेंगे। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। इन विच फील्ड, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपना नाम किस क्षेत्र में बनाया और अपने संगीत के, अपने वाद्य यंत्र के उस वाद्य यंत्र को पूरे विश्व पटल पर एक पहचान दिलाई, एक ख्याति दिलाई, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम बड़े सम्मान और अदब से लिया जाता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की एक प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट थी जिसका नाम था शहनाई। शहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो मंगल गीतों के लिए प्रसिद्ध है। जब कुछ शुभ कार्य होते हैं तो उस शुभ कार्य में शहनाई की ध्वनि गूंजती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त एक म्यूजिक के बहुत फेमस एक्सपोनेंट थे, जिनको भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति पर लाल किले से अपनी शहनाई के धुन से पूरे देशवासियों को देशभक्ति के भाव से सराबोर करने का एक दुर्लभ अवसर मिला। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जितना महान उनकी शहनाई थी, उतनी महान उनकी सादगी भी थी। तो इतना सादगी पसंद व्यक्ति थे, और हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों के बीच हमेशा मेल कराने का काम किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने जीवन में कभी भी रियाज नहीं छोड़ते थे। और एक बात उन्होंने बोली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने हमेशा कहते थे कि ऐ मालिक, मुझे एक सच्चा सुर बख्श दे। इसका मतलब ये होता है कि वो हमेशा अपने 5 वक्त की नमाज में हमेशा उस रब से एक सच्चा सुर मांगते थे। तो एक कलाकार को कैसा होना चाहिए, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब से प्रेरणा मिलती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यहूदियों का पवित्र या धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो यहूदी समुदाय जो है, धर्म है, उसका पवित्र ग्रंथ है तोराह। यहूदी, इस्लाम और यानी जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये 3 अब्राहमिक रिलीजन है। यानी ये वो रिलीजन है जो एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, और इन तीनों रिलीजन का सिंगल गॉड फादर है। यानी तीनों रिलीजन एक ही गॉड फादर से अपने लिनिएज ट्रेस करते हैं। तो यहूदी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है तोरा। तो जोरोएस्ट्रियनिज्म यानी जोरोएस्ट्रियंस, इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है जेद अवेस्ता। एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो एनिमल फार्म वो पुस्तक है जिसकी रचना की जॉर्ज ऑरवेल ने। एनिमल फार्म लिखी जॉर्ज ऑरवेल ने। एक पुस्तक है, देखेंगे, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं का टकराव। ये सभ्यताओं का टकराव पुस्तक लिखी है सैमुअल पी
हंटिंगटन ने, सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये पुस्तक लिखी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। आगे देखते हैं, मिडनाइट डायरीज इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। मिडनाइट डायरी किसकी ऑटोबायोग्राफी थी? तो रशियन फेडरेशन के पहले प्रेसिडेंट जिनका नाम था बोरिस येल्टसिन। बोरिस येल्टसिन, YELTSIN, रशिया के पहले, रशियन फेडरेशन के पहले राष्ट्रपति थे, उनका नाम था। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है मिडनाइट डायरीज। 27 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं कि किस लेखक ने प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी साहित्य के लिए दिया जाने वाला प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं लेंगे, रिफ्यूज कर दिया। उस व्यक्ति का नाम था सिगमंड फ्रॉड, सिगमंड फ्रायड, ऐसे लिखते हैं। जाना जाता है इनको उनकी साइको एनालिसिस के लिए। बहुत बेहतरीन लेखक, खुद के उसूलों पे चलने वाले लेखक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आजादी की ओर एक लंबी राह। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है उसके लेखक कौन है? ये अपने आप में आत्मकथा है जिसको नेल्सन रोली लाहला मंडेला ने लिखी, यानी अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ब्लैक प्रेसिडेंट थे, यानी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित किए गए अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला, जिनका अपना खुद का वास्तविक नाम था मडीबा, और मडीबा की जन्म दिवस आता है जुलाई मंथ में। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, उत्तर रामचरित पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर रामचरित एक बड़ी अच्छी पुस्तक थी जो भगवान राम, हिंदू माइथोलॉजी में भगवान राम का एक बड़ा ही महत्व है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का। तो उनके जीवन, उनके वनवास, वनवास के बाद के समय की जो पूरी घटना है, वनवास से लौटने के बाद राजा राम जी के राज्याभिषेक के बाद की जो जीवन की रचना है वो लिखी भवभूति ने। आगे VS नायपॉल के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए। तो एक पुस्तक है ए हाउस, ऐसे बहुत सारी पुस्तक लिखी, मैं सिर्फ एक ही पुस्तक बता रहा हूं। VS नायपॉल भारतीय मूल के एक कैरेबियाई लेखक हैं और इनको उनकी लेखन के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो भारतीय मूल के होते हुए विदेशों में रहते हुए इन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है। स्वामी एक अविस्मरणीय चरित्र किसके द्वारा रचित है? तो स्वामी जो कि एक अविस्मरणीय चरित्र है जिसको अमर कर दिया स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के माध्यम से, उनका नाम है RK नारायण। हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बुक सीरीज? हैरी पॉटर बुक की 7 सीरीज आई, 7 सीरीज के ऊपर हॉलीवुड की मूवी बनी। उसी बुक सीरीज के लेखक का नाम पूछा जा रहा है जिनका नाम था JK रॉलिंग। आगे देखेंगे एक अंग्रेज लेखक यानी एक ब्रिटिश लेखक जिसका नाम था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। थॉमस हॉब्स एक राजनीतिक चिंतक और दार्शनिक था। थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखी रचना का नाम है लेवियाथन। जिसका अर्थ होता है
मॉन्स्टर, दानव। तो थॉमस हॉब्स ने अपनी बुक लेवियाथन लिखी, जिस लेवियाथन में थॉमस हॉब्स ने यह बताया कि जो राज्य होता है वो दानव की तरह होता है। राज्य मतलब सरकार को बोलते हैं एक टाइप से, मतलब अपना जो इंडिया है वो स्टेट है, तो स्टेट के पास बड़ी शक्ति होती है और स्टेट माई बाप होती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो स्टेट से बच के रहना बहुत जरूरी है। ये थॉमस हॉब्स की बहुत फेमस किताब है, जिसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जब पॉलिटिकल साइंस लोग लेते हैं तो उसकी पॉलिटिकल थ्योरी में ये चीज पढ़ने रहता है। मधुशाला इज द वर्क ऑफ, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला रचना है हरिवंश राय बच्चन की अमर रचना। हु इज द ऑथर ऑफ गांधी फेवरेट भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए? वैष्णव जन तो तेने कहिए गांधी जी का एक बहुत ही पसंदीदा भजन था, और इस भजन को लिखा महान गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने। गांधी जी को इतना पसंद था कि ये भजन सुबह शाम हमेशा सुनते थे, और यही जो भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए, भारत में जब रिपब्लिक डे पैरेड होती है, पैरेड के बाद जो नेक्स्ट 3 डेज तक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम का जो समापन है वो इस भजन से कुछ साल पहले तक होता था, वैष्णव जन तो तेने तक कहिए। वो जो कार्यक्रम होता है वो उस कार्यक्रम को कहते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन? ये पुस्तक किसने लिखी? लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी श्री अरविंद ने। इस उनको अगर अंग्रेजी में लिखा जाता है तो ऐसे लिखते हैं श्री अरबिंदो। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम है निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस। एक पुस्तक है जिसका नाम है अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट, इस पुस्तक को लिखा जॉन रस्किन ने। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद गांधी जी जैसे महान संत को प्रेरणा मिली सामाजिक न्याय की। गांधी जी को प्रेरणा मिली मैनुअल लेबर की, शारीरिक श्रम की। समाज में जो न्याय का जो सिद्धांत है वो फिर से पुनर्स्थापित हो पहले के जैसा। गांधी जी ने सीखा कि समाज में जो भेदभाव होते हैं, सामाजिक जो असमानता है उनको दूर करना और समाज से कुरीतियों को मिटाना। जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट गांधी जी के लिए प्रेरणा मिली उनके सत्य अहिंसा के सिद्धांत पर चलने के लिए। तो ये बहुत प्रसिद्ध किताब थी। ये पुस्तक लिखी है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक लिखी विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने सेंट पीटर्स स्क्वायर कहां है? तो सेंट पीटर्स स्क्वायर वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी अपने आप में कंट्री भी है, लेकिन सेंट पीटर्स स्क्वायर रोम में है, जो कि रोम इटली का राजधानी है। वहीं पर सेंट पीटर स्क्वायर है, और सेंट पीटर स्क्वायर ठीक सामने है प्रसिद्ध चर्च है वहां, सेंट पीटर्स बेसिलिका। अगला प्रश्न है ओवल ऑफिस कहां है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल ऑफिस है उसी को ओवल ऑफिस कहा जाता है। तो ये ओवल ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिस है। आइए देखते हैं भारत और नेपाल के बीच चल रहे 2 प्रोजेक्ट के नाम बताना है। तो भारत और नेपाल के बीच वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन इंडो नेपाल जो कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है उसमें से एक प्रोजेक्ट है
नेपाल्स नेशनल पुलिस एकेडमी। साथ ही दूसरी जो प्रोजेक्ट है भारत और नेपाल के बीच, वो प्रोजेक्ट है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी भारत में जिस तरह से हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी है, उसी की तर्ज पर नेपाल में भी पुलिस एकेडमी का निर्माण हो, साथ ही साथ सामुदायिक विकास की जो परियोजनाएं हैं वो परियोजनाएं बने वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, पेपर गोल्ड किस चीज की माप है? तो पेपर गोल्ड कहा जाता है किसको? SDR को। ये क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की करेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो करेंसी है, जिसमें कंट्रीब्यूट करने वाले, डोनेट करने वाले जो राष्ट्र हैं, जिन राष्ट्रों को अधिकार मिला है, तो वो स्पेशल ड्राइंग राइट निकाल सकते हैं उसके माध्यम से। और ये दुनिया भर की जो बड़ी नामचीन करेंसीज हैं, उन करेंसीज का एक कंबाइंड फॉर्म है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और इसको हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? श्रीमोवो भंडार नायके। वे श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस उम्र सीमा तक किसी व्यक्ति को, एक बच्चे को फैक्ट्री या किसी अन्य हानिकारक काम या खदानों में काम करने की मनाही है? तो बच्चे को 14 वर्ष तक उसे किसी भी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता। ये गैर कानूनी है और वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 45वां नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का नाम किस पर पड़ा? किसके नाम पर पड़ा? तो माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। ये जो जॉर्ज एवरेस्ट था वो भारत का पहला, सॉरी भारत का नहीं, ये एक सर्वेयर जनरल था, ब्रिटिश सर्वेयर जनरल था। जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो वो ब्रिटिश सर्वेयर जनरल था जो 1830 से लेकर 1843 तक ब्रिटिश भारत का सर्वेयर जनरल बना, तो उसके नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। इससे पहले माउंट एवरेस्ट नाम देने से पहले माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते थे? माउंट एवरेस्ट को बोलते थे पीक 15, रोमन में लिखते हैं 10 और 5। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बेन किंग्सले किस क्षेत्र से जुड़े हैं? बेन किंग्सले, ये नाम याद रखिएगा, बहुत चर्चित नाम है। बेन किंग्सले उपन्यासकार भी हैं, अपने निजी जीवन में बेन किंग्सले पादरी भी हैं, और बेन किंग्सले एक अभिनेता है, कलाकार है। इन्होंने एक प्रसिद्ध किरदार निभाया, एक मूवी बनी थी महात्मा गांधी के जीवन पर, फिल्म का नाम ही था गांधी, और गांधी का किरदार निभाया बेन किंग्सले ने। तो बेन किंग्सले गांधी मूवी में गांधी का किरदार निभाने वाले व्यक्ति बने, और ये उनके जीवन से संक्षिप्त कुछ बातें थी। प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन कि भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का परीक्षण किया था? तो 5 देश थे जिन्होंने भारत से पहले परमाणु बम का परीक्षण किया।
बाद में बोल दिया कि इसके बाद 5 देशों के बाद जो कोई भी परमाणु बम का परीक्षण करता है वो गैर कानूनी है। ये वही 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में शामिल है। अब आप सर्च करें, खुद देखें। साउथ साउथ डायलॉग किससे संबंधित है? तो पूरी दुनिया में एक विषुवत रेखा जाती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा धरती को, ये काल्पनिक रेखा है विषुवत रेखा, इक्वेटर, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। तो उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वो बड़े भेदभाव करते हैं दक्षिणी गोलार्ध के लोगों के साथ। तो साउथ साउथ डायलॉग एशिया, अफ्रीका और जो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के, उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए एक ग्रुप बनाया। वो ग्रुप को कहते हैं साउथ साउथ डायलॉग। भारत में कलर टीवी कब शुरू किया गया? तो भारत में जो रंगीन टीवी का प्रसारण है वो शुरू हुआ 3 अगस्त 1982 को। उसके पहले सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था। अप्रैल 1982। एटॉमिक एनर्जी कमीशन किस वर्ष गठित की गई? तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन 3 अगस्त 1948 को किया गया। पहले इसको इंडिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन बोलते थे। ये परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में किया गया और बाद में 1948 में इसका नाम बदलकर परमाणु ऊर्जा आयोग रखा गया। ये जो गुजरात 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात का जो तट है जिसके ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा चलती रहती है, वो जो तट है वो तट कौन सा है जो विवादित है अपने आप में? तो उस तट को कहते हैं सरक्रीक। ये नदी की एक पट्टी है जिस पर दोनों का वो चलता है और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत संसाधन समृद्ध स्थान है। तो सरक्रीक। 52 नंबर देखेंगे कि अमूल्य पत्थरों और स्टोन कटिंग की जो पत्थर को काटने की जो कला है, उस कला में दक्ष व्यक्ति, निपुण व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लैपिडरी, DARY। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? किस देश में मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा दुनिया भर में मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसकी रचना है? एक और क्वेश्चन में हमने इसी सीरीज में डिस्कस किया था कि चंडीगढ़ रचना है नेकचंद सैनी की। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने परमाणु गैर प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं अभी तक या नहीं किए हैं? तो इसका उत्तर होगा भारत ने अभी तक इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये जो जनरल विल है, ये जनरल विल की अवधारणा का समर्थन किसके द्वारा किया गया? तो जनरल विल की अवधारणा का समर्थन किया, अवधारणा दी गई किसके द्वारा? रूसो, एक दार्शनिक थे, इन्होंने जनरल विल दिया। सार्क और आसियान के देशों के नाम आप खुद फाइंड कीजिएगा। बताने के लिए तो मैं बता दूंगा कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, यानी कि दक्षिण एशियाई देश, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये जो देश हैं वे देश सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है और स्थापना 1985 में हुई। लेकिन आसियान के जो देश हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जैसे म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, ये जो कंट्रीज हैं वो आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं। सलीम अली कौन थे?
तो सलीम अली एक महान पक्षी विज्ञानी थे, यानी कि वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता कौन है या प्रवर्तक कौन है? तो वे हैं आदरणीय संत श्री श्री रविशंकर। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो वे हैं शी जिनपिंग। किसी भी 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसी भी आपदा की योजना के लिए जो प्राथमिक लक्ष्य है वो क्या है? कि आपदा के कारण न्यूनतम क्षति हो और क्षति के बाद राहत तथा पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। 62 नंबर क्वेश्चन है कि पहले ज्ञान आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा कब किया गया? तो पहला नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन यूपीए 1 की गवर्नमेंट ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए 1 ने 2005 में किया और इसके प्रेसिडेंट थे सैम पित्रोदा। जय हिंद का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया? तो जय हिंद का स्लोगन दिया गया चंपक रमन पिल्लई के द्वारा, जिसको बाद में प्रसिद्ध किया सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे को चर्चित कर दिया अपनी इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज के माध्यम से। भारत का तोता किसे कहते हैं? द पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी अन्य नाम से बोलते तूती हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को कहा जाता है तूती हिंद और भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, और स्वर कोकिला कहा जाता है स्वर्गीय लता मंगेशकर को। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी। ये हमारा शौर्य बैच है एसएससी के, जीडी और अन्य एग्जाम परीक्षाओं के लिए। तो ये बैच प्रारंभ है, इसका अगला बैच हमारा 4 अगस्त से प्रारंभ होगा। तो ये जो हमारा बैच है उस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी विशेषताएं हैं, कुछ मोबाइल नंबर है और ये हमारा पता है। आप सब में से जिन्होंने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो केवीएस विजेता के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर दें कि आप सब विद्यार्थियों के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।